नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चला और उसके बाद में पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि पाकिस्तानियों को रात में भी सपने आते हैं जिसमें भारतीय सेना दिखाई देती है। और अब तो खुल कर के लोग कहने लगे हैं कि भारत का अगर कहर टूटा तो कोई निवासी यहाँ का जिंदा नहीं बचेगा। और ये सब इस समय अपने देश की सरकार, पाकिस्तान की सरकार जो है उसको कोस रहे हैं और सबका दबाव है कि भारत के साथ वार्ता की जाए। लेकिन भारत का कहना है कि युद्ध, आतंकवाद, वार्तालाप ये सब एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान जब तक अपने यहाँ आतंकियों को पालता रहेगा तब तक भारत किसी भी प्रकार की वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। अब तो प्रधानमंत्री ने भी घोषित तौर पर कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान से किसी बात पर बात होगी भी तो वो होगा आतंकवाद और पीओके। पीओके को खाली करो, आतंकवाद को ख़त्म करो। अगर यह सब नहीं करते हो तो कोई बात नहीं होगी। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ख़त्म नहीं किया गया है। और ख़त्म नहीं किया गया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर भारत को ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अमुक जगह पर कोई आतंकी अड्डा बनाया जा रहा है या आतंकी गतिविधियां वहां पर संचालित हैं तो भारत फिर भी वहां पर हमला कर सकता है। ये सब देखते हुए वहां की सेना, वहां की जनता, हाई लेवल बैठे हुए लोग तो लोगों को समझा रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बम है वगैरह वगैरह कह रहे हैं। लेकिन जनता के जनमानस में खौफ बैठा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर के राज्य सैनिक बोर्ड ने जम्मू कश्मीर सरकार को एक प्रस्ताव दिया था कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको देखते हुए क्यों न एक सर्विसमैन की सेवाएं ऐसी जगह पर ली जाएं जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को भी लगने लगा है कि ये करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के एक सर्विसमैन के लिए ऐसी जगहों पर जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वहाँ पर उनको तैनात करने का रास्ता साफ हो गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएंगी, क्योंकि जो सुरक्षा से संबंधित जानकारियां हैं जितनी पूर्व सैनिकों को होती हैं उतना सिविल गार्ड को नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्व सैनिक उस परिस्थिति में नौकरी कर चुके होते हैं और ऐसे में वो कोई भी ऐसी जगह जहां पर उनको लगता है कि कोई गतिविधि हो रही है उसको पहचानने में सक्षम होते हैं। इस बात को जम्मू कश्मीर सरकार ने भी माना है और इसीलिए उसने ये प्रस्ताव जो था उसको मान लिया है। 4000 पूर्व सैनिकों की पहचान की गई है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अस्त्र अपने बंदूकें हैं, राइफल हैं, रिवॉल्वर हैं। उनको ऐसी जगह पर लगाया जाएगा जहां पर शस्त्रधारी गार्ड की आवश्यकता होगी और बाकी जहां पर शस्त्रधारी गार्ड की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर अन्य ऐसे पूर्व सैनिक जिनके पास अपने हथियार नहीं हैं उनको लगाया जाएगा। क्योंकि देखा गया है कि जो बुनियादी ढांचे हैं
जो पूर्व सैनिक होंगे वो जो बिजली स्टेशन है वहाँ पर लगाए जाएंगे, पुल हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे, सरकारी प्रतिष्ठान है वहाँ पर लगाए जाएंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण संवेदनशील जगह होंगी वहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसी ही एक पहल हो चुकी है कोविड-19 के दौरान। आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौरान ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ पर लोगों ने, जो खासकर प्राइवेट क्षेत्र के नौकरी करने वाले थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, घर बैठ गए थे, बोला कि हमको अपनी जान की परवाह है इसलिए हम नहीं। लेकिन उस समय भी हमारे पूर्व सैनिक जहाँ जहाँ ड्यूटी में थे और जहाँ भी उनको लगाया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर में हजारों पूर्व सैनिक वॉलंटरली बिना कोई पैसा लिए हुए उन्होंने ड्यूटी की थी। तो ये विचार भी सरकार के दिमाग में था, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईएसएम स्वयं सेवक संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ये समन्वय करेंगे, और ये जो हमारे ईएसएम होंगे जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ घनिष्ठता से काम करेंगे। इनकी भूमिका गैर लड़ाकू रहेगी। जो एक जगह पे ड्यूटी गेट पर लगती है, ऐसी जगह पे जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो गेट बंद कर दिया, और किसी को ज़बरदस्ती कोई घुस रहा है उसको घुसने से रोकना, या कहीं पर किसी की पहचान करना है, ऐसे मामलों में ड्यूटियाँ इनकी लगाई जाएंगी। जो जिला अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी का प्रशासन है, उसके साथ इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी ताकि कोई अवांछित तत्व वहाँ पर अपनी गतिविधि न बढ़ा सके। तो इस प्रकार से ये पहल सैनिकों के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से है, क्योंकि कई पूर्व सैनिक अभी भी हमारे रिटायर होने के बाद में घर बैठे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है, उनके लिए एक अच्छी सूचना है। हाई कोर्ट दिल्ली एक फैसला आया हुआ है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। असल में एक हाई कोर्ट के वकील साहब अपने भाई के साथ में रास्ते में जा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो दुपहिया वाहन से चल रहा है उसको टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारने के बाद में गिराते हैं और उतर करके उसको मारते हैं। अब जब ये मामला कोर्ट में गया तो वकील साहब ने कहा कि रोड रेज का मामला है और ये चोट लग गई है, इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने सख्ती की और आसपास के जितने भी सीसीटीवी थे खंगाले, तो सीसीटीवी खंगालने से पता चला कि वकील साहब ने जानबूझकर उस व्यक्ति को मारा था। कारण ये था कि वकील साहब के जो भाई साहब थे वो भी इनके साथ थे, उनकी उस व्यक्ति से जो दुपहिया वाहन से जा रहा था उससे उनकी कोई रंजिश थी। अब वकील साहब ने बहुत अपना रोए गिड़गिड़ाया कि हम वकील हैं पेशे से और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जज ने कहा आप वकील हैं और आपको अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये संदेश जाएगा समाज में कि वकील थे इसलिए छोड़ दिया गया, इसलिए आपकी जमानत मंजूर नहीं की जाएगी, जमानत की याचिका खारिज की जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी की जब पेशी होती है और उस पेशी होने वाले व्यक्ति के साथ अगर वकीलों की नाराज़गी होती है तो कचहरी में 10-20 वकील जाते हैं, मारपीट कर देते हैं, तो मामला रफा दफा हो जाता है। पुलिस भी उसमें ज़्यादा नहीं पड़ती है, वो इसी ये सोच करके कि ये वकीलों का मामला है और ज़रा कुछ करेंगे तो वकील हड़ताल पे चले जाते हैं और दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट के जज ने साफ मना कर दिया, बोला कि नहीं, आपको तो किसी हालत में छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपको छोड़ने का मतलब होगा कि कोर्ट दबाव में आ गई है इसलिए आपको छोड़ दिया गया है, तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। जैसा कि बताते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपने दोपहिया वाहन से जा रहे थे और इन्होंने अपने भाई के साथ में मिल करके उनको कई जगह मारा है, सिर में भी चोट आई है। तो ये सब देख करके जज ने कहा कि ऐसे में व्यक्ति की जान भी जा सकती थी, इसलिए ये एक अक्षम्य अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और आपकी याचिका खारिज की जाती है, क्योंकि ये दिन दहाड़े हिंसा का मामला है
और इससे गलत संदेश जाएगा समाज में। चूँकि वकील साहब के जो भाई साहब हैं वो भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि चूँकि आप दोनों लोग जिम्मेदार हैं और दोनों लोग जिम्मेदार होने के बाद में घटना को अंजाम देते हैं, तो यह समाज के लिए भी बुरा संकेत है। अगली खबर का रुख करते हैं। नागालैंड की सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि नागालैंड को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो होता है वो रद्द किया जाए, क्योंकि मणिपुर और मिजोरम इन जगहों से हमारी स्थितियां अलग हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड से और मिजोरम, मणिपुर, इन राज्यों से 2011 में प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम हटा लिया गया था, लेकिन पिछले साल इसे लागू कर दिया गया। अब ऐसा लागू करने के बाद में क्या हो गया कि नागालैंड में सैलानियों की संख्या कम हो गई। इसमें होता क्या है कि जब आप नागालैंड में जाते हैं, मणिपुर में जाते हैं, मिजोरम में जाते हैं, तो यहाँ पर एक इनर लाइन पास जैसा बनवाना पड़ता है। आपको केंद्र सरकार से या राज्य सरकार के कार्यालय होते हैं, वहाँ जा कर के आप अपने दस्तावेज देते हैं और आप अनुरोध करते हैं कि हमको 10 दिन 12 दिन के लिए अमुक राज्य में घूमने के लिए जाना है। तो अब जो है ये कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो बाहरी आदमी होता है उसको सब चीज़ें मालूम भी नहीं होती हैं और वो पहुंच जाता है, तो वहाँ पर परेशानी होती है कि चेक पोस्ट पर पुलिस उनको रोक लेती है और फिर कई कार्रवाइयाँ करती है। उससे क्या होता है, बहुत डिले हो जाता है उनकी यात्रा में। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि आपके पास तरीका यही है कि आप अगर दीमापुर जा रहे हैं, तो नागालैंड जा रहे हैं, कोहिमा जा रहे हैं, तो दीमापुर में भी इनका ऑफिस होता है। असम की राजधानी में भी एक, गुवाहाटी में भी उनका एक कार्यालय है। तो ऐसे करके आप वहाँ से इनर लाइन पास बनाइए और घूमने निकल जाइए। लेकिन अगर ये नहीं है तो दिक्कत होती है। तो नागालैंड की सरकार ने कहा है कि मणिपुर में स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, वहाँ म्यांमार का अपना झगड़ा रहता है, म्यांमार से लोग अवैध प्रवासन करते हैं। मिजोरम में भी वही स्थिति है, हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं, इसलिए हमको इससे छूट दी जाए और ये जो प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम है ये वापस लिया जाए। इससे जो है हमारे यहाँ पर सैलानियों की संख्या कम हो गई है और यही जो हमारे यहाँ पर्यटन जब कम हो जाएगा तो हमारे यहाँ का राजस्व भी कम हो जाएगा और पर्यटन कम होने से हमारे राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो नागालैंड सरकार ने आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि इस व्यवस्था को हटाया जाए और हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाए। इसी के साथ ये अंक समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा ये अंक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।